होगे तो तुम लोग को समझ में भी आया होगा कि जो मैंने तुम लोग को बताया था, क्या मैंने तुम लोग को बताया था कि हाउ मच यू आर गोइंग टू एक्सपैंड योर सेल्फ। तो जो तुम लोगों ने 26 जनवरी को देखा उसमें व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस? द बेसिक डिफरेंस वाज कि एक क्लियर, पहली बात तो क्लियर थी कि वहां पे कुछ लोग ये जरूर चाहते थे कि वायलेंस हो और कुछ किसान मारे जाएं ताकि एक बहुत बड़ा मुद्दा बने, और इसीलिए ये पूरा का पूरा एपिसोड रचा गया। लेकिन इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि आपने पुलिस को देखा कि उन्होंने इतना मार खाए खाए वो, लेकिन उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने कुछ उल्टा सीधा किया देन द कैजुअलिटीज और द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज आर गोइंग टू बी वेरी हाई। लेकिन जो अटैक कर रहे थे दे नेवर रियलाइज कि वो अपने ही उन्हीं के देश के लोग हैं और उनको इस तरीके से ब्रूटली अटैक नहीं करना चाहिए। मैंने आपको उस दिन एक्सपेंशन की बात बताई थी, और जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक जो आर्मी का आदमी होता है ना, वो 135 करोड़ लोगों के लिए मर जाता है बिना ये सोचे कि उसके पीछे उसके घर या उसके परिवार के लोग होते हैं। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसने अपने कॉन्शियसनेस को इतना एक्सपेंड किया कि उसके लिए पूरा देश उसका पूरा परिवार है। इसलिए जब वो मरता है ना, तो हर आदमी चाहे वो उसको जाने या ना जाने वो उसके लिए रोता है, वो उसके लिए बैड फील करता है और उसको शहीद कहते हैं। लेकिन जब कोई आदमी अपने आप को कंस्ट्रेंट करके अपने में लिमिटेड करता है ना, तो सिर्फ वो अपने बारे में सोचता है। और जब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो अपराधी बन सकता है, वो आतंकवादी बन सकता है, वो उग्रवादी बन सकता है, वो मर्डरर बन सकता है। लेकिन जब वो मारा जाता है तो आपने देखा होगा कि लोग खुश होते हैं। ये डिफरेंस होता है कि वंस यू आर गोइंग टू बी एक्सपैंड योर सेल्फ, हाउ मच पावरफुल यू आर गोइंग टू बी। एंड वंस यू आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू योर ओन इंटरेस्ट, देन नो बडी लाइक्स इट। और इसीलिए मैंने तुम लोग को बोला था कि जो नेचुरल लॉ होता है उसको जिया जाता है, उसको पढ़ा नहीं जाता। और हमारे यहाँ पे व्हाट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट, हाउ टू रीड, हाउ टू थिंक, हाउ टू क्वेश्चन, ये तीनों चीजें नहीं बताई जाती। हाउ टू लीड अ लाइफ ये भी नहीं बताया जाता। बट रिमेंबर ऑल दीज फोर थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ योर लर्निंग, फॉर द पर्पज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द पर्पज ऑफ लीडिंग अ गुड लाइफ। इसीलिए मैं तुम लोग को ये सारी चीजें बताती हूँ। दूसरा एक इंपॉर्टेंट सवाल था, कल तुम लोगों ने देखा होगा एक पाकिस्तान से महिला छूट के आई है, हसीना बेगम। शी वेंट टू लाहौर टू मीट हर रिलेटिव एंड देयर शी लॉस्ट हर पासपोर्ट। 18 साल तक पाकिस्तान ने उनको जेल में रखा है। 65 साल की हुई हैं, अब वो भारत आई हैं और भारत आते उन्होंने बोला कि इस देश के जैसा दुनिया में कोई देश नहीं है। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग? I am telling you this thing कि whenever we read, whenever we lead a life, we never ask a question. मैं तुम लोगों से पूछती हूँ, तुम लोग कल मुझे इसका जवाब देना कि who are you? Have you ever asked this question to you कि तुम कौन हो या मैं कौन हूँ? I know who you are, मैं जानती हूँ कि तुम लोग कौन हो। You know who am I, मैं कौन हूँ ये तुम लोग जानते हो, लेकिन मैं कौन हूँ ये मैं नहीं जानती। And once I am going to ask a question to any of you कि तुम कौन हो, then you also don't have answer of this question. You just see she lost the passport. पासपोर्ट इज हर आइडेंटिटी, वो इंडियन है। आप बाहर कभी भी चले जाओ, आपका पासपोर्ट खो जाए, यू लूज योर आइडेंटिटी। आप कौन हो आपको पता नहीं, आप प्रूव नहीं कर सकते हो कि आप कौन हो। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ बिलोंगिंगनेस अ नेशन। यही स्ट्रेंथ होती है, आपकी पहचान आपका देश होता है। बट वेन वी स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इट, वी नेवर रियलाइज दैट हाउ प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू क्रिएट फॉर आवर सेल्फ। एक चीज हमेशा तुम लोग याद रखना, जब उंगली हाथ से कटती है ना, तो हाथ का अस्तित्व नहीं खत्म होता, उंगली का अस्तित्व खत्म होता है। तो वो लोग बेवकूफ होते हैं जो अपनी जड़ से कटने की कोशिश करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो तुम कोई भी हिस्सा भारत का देखो जो भारत से अलग हुआ और उसको भारत से कंपैरिजन करके देखो, तो उंगली का हाथ से अलग होना उंगली के अस्तित्व को खत्म करता है, हाथ के अस्तित्व को खत्म नहीं करता। दैट्स व्हाई अगेन एंड अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, and that thing is, in the center of your interpretation there should be first thing, and that is the protection of the interest of your nation. That is the primary thing. Then the protection of the interest of your society, then family, and then individual. And this is the manner of interpretation. इसके अलावा आप जब भी जाएंगे you are basically going to misinterpret the things. दूसरी चीज याद रखना, the basic second important thing of interpretation is when the law is very clear,
the judiciary should not try to reinterpret it. The interpretation should be made only in those circumstances when the law is not clear. आप लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट देखा होगा, उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है और क्रिटिसाइज किया भी जाना चाहिए, ये भी आपने देखा होगा. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यू हैव few of you have asked this question to me, that whether judiciary is a state. Now the question of the judge who has decided the matter, the Bombay High Court judge, he has basically outraged the modesty of a minor girl and also disclosed the identity of a minor girl. Then whether any action should be taken against that judge. That is the another very important question, because there are plethora of judgments, and in every case the Supreme Court has held that the judiciary is not a state. So this is a high time to fix the accountability of these judges also, because you are going to decide, say anything, you are going to decide any matter, and whatever that is binding on the entire country. So remember, please अपना mic mute कर लो जो भी बोल रहा है. So remember, these are the basic things of interpretation. So interpretation is required only in those circumstances when there is some gray area. Otherwise, if the law is clear and the judiciary is going to interpret the things, then many times they are going to create more confusion. और मैंने आप लोग को प्रदीप कुमार विश्वास के केस में, today we will discuss the case which are going to create confusion. The first case is Tek Raj Vasandi versus Union of India, 1988, 1 SCC 236. Tek Raj Vasandi versus Union of India. ICPS, Institute of Constitutional and Parliamentary Studies. Institute of Constitutional and Parliamentary Studies. The status of ICPS was challenged in this particular case. Remember, ICPS is a society registered under the Societies Registration Act. Maybe few of you are aware that they also publish a journal. एक journal भी निकालते हैं, and when you read the editorial board of that journal, then the speaker is the chairman and rest of the members are the member of parliament. So ये जो ICPS होता है, basically it's an extension of parliament. They are basically working in the field of research, but this is a society registered under the Societies Registration Act. And when in the case of Tek Raj Vasandi versus Union of India, the status of this ICPS was challenged, that whether this is a state or not, then in this case the Supreme Court has mentioned that ICPS is not a state. But remember, their reasoning is not very clear, so there is a confusion. What is, देखिए इसमें क्या है, ICPS पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ एक पार्ट है. लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं. All the members are the member of all the members of the editorial board. They are the member of parliament. This particular body is receiving fund from the state, and they are basically doing research in the area of constitutional and parliamentary studies. But in this case, the Supreme Court has held that ICPS is not an instrumentality or agency of the state. So this body is not a state under Article 12. अब यहाँ पे क्या है, once you are going to fix the parameters or apply the parameters of the definition of a state over this particular body, then ideally it should be state. But once the Supreme Court has held that this is not a state, they are not very clearly mentioning the reason that why this ICPS is not a state. So this is the first confusion. Now let's come to the next case. The next case is Chandra Mohan Khanna versus National Council of Educational Research and Training, NCERT. Chandra Mohan Khanna versus NCERT. Citation is 1991 4 SCC 576. अब इसमें एक चीज आप याद रखना, ऐसे NCERT है. NCERT is also a registered society, registered under the Societies Registration Act. The second important thing is they are imparting their contribution in the field of educational research and training. And remember, they are performing this function exclusively. Means NCERT has a monopoly over a certain segment of education.
The government has control over NCERT, though up to a certain extent it is a autonomous body. ये एक autonomous body है, लेकिन फिर भी ये सरकार के कंट्रोल में काम करती है. ये गवर्नमेंटल फंक्शन को परफॉर्म करती है बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. अगर मैं आज चाहूं कि मैं कोई सिलेबस बनाऊं जो कि मैंडेटरी अप्लाई हो, आई कैन नॉट डू इट, बट एनसीईआरटी हैज कैपेसिटी टू डू दैट. So in a way, NCERT has monopoly over the education. Maybe a certain segment, लेकिन obviously they have monopoly. They are autonomous, but they are under the control of the government of India. क्योंकि government ही इनको finance भी करती है, though they are not fully financed. क्योंकि बाकी इनका काम क्या होता है, एक चीज तुम लोग याद रखना, मैं यहाँ पे बता देती हूँ. Again and again I am talking about the difference between corporation and the society's registration. Registered under the Societies Registration Act. The companies registered under the Companies Act, they can make profit and they should make profit. But the societies registered under the Societies Registration Act, ideally they cannot make profit. तो ये क्या करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉस में जाओगे. इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिट आप जनरेट करोगे, that profit should be the expenditure of that profit that should be in the interest of the purpose for which the society has been created. तो ये क्या करते हैं, जब ये प्रॉफिट में आते हैं तो सरकार इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना कम कर देती है. क्यों कम कर देती है? क्योंकि ये अपने प्रॉफिट से अब अपने एक्सपेंसेस को निकाल सकते हैं. And I told you earlier also that in the case of societies registered under the Societies Registration Act, they cannot make profit. तो उनका काम क्या होता है, जिस पर्पस के लिए वो क्रिएट की गई हैं, उसी पर्पस को इंप्लीमेंट करने के लिए they will spend their money. That is the very important part. So remember here in this case, NCERT was funded by the state, is funded by the state, but not fully funded क्योंकि अभी अपने expenses खुद निकालने की स्थिति में है. But here in this case of Chandra Mohan Khanna versus National Council या NCERT, the Supreme Court has held that NCERT is not a state. ये state नहीं है. अब यहाँ पे फिर सवाल आता है कि on what basis the Supreme Court is saying that this is not a state. So again, the reasoning of the judgment is not very clear. वो ये कह रहे हैं कि आप पूरे तरीके से autonomous हो, वो ये कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हो दैट इज नॉट अ प्योर गवर्नमेंट फंक्शन. वो ये कह रहे हैं यू आर नॉट फुल्ली फंडेड बाय द स्टेट. बट रिमेंबर, NCERT has all the characteristic of the state. They are not fully funded, but they are substantially funded. They are performing public function. They are autonomous bodies, but still they are under the control of the government of India because the chairman and other members, they are appointed by the government of India. But then too, in the case of NCERT, the Supreme Court has held that NCERT is not a state. तो अभी तक जितने केसेस हम लोगों ने इस केस में, प्रदीप कुमार विश्वास के केस में जो डिस्कस किए गए केसेस, वहां तक वन थिंग इज क्लियर कि नाउ a confusion has been created that what body is a state and what body is not a state. And I told you that the Supreme Court has evolved certain parameters which were firstly evolved in the case of R.D. Shetty, और जिसमें ये कहा गया था that the status of a particular body will be decided on the basis of the cumulative effect theory, that whether a particular body is a state or not. So it is not necessary that all the parameters should be equally applicable. But if majority of them are going to be applied, then in those circumstances, a particular body should be declared as a state. But this Take Raj Vasandi judgment and Chandra Mohan Khanna judgment on NCERT, it has created a confusion because these two bodies, ICPS and NCERT, they are following all the parameters of the state. But then too, in both the cases, the Supreme Court has declared that neither NCERT nor ICPS, they both are not a state. But what Supreme Court is going to decide in the case of Pradeep Kumar Vishwas, let's discuss it. So firstly, let's see or let's check the formation of CSIR, how basically CSIR was formed. तो इसमें एक चीज याद रखना, CSIR was established in the year 19
1940 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एंड इट वाज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में काम कर रहा था। बाय द पासेज ऑफ टाइम इन द ईयर 1942 the government decided, means the Ministry of Commerce decided to register CSIR under the Societies Registration Act. इसको Societies Registration Act में रजिस्टर कर दिया गया। पहले किसके कंट्रोल में थी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के कंट्रोल में थी। एंड व्हाई इट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट? सो दैट CSIR could get free from the complete control of the government and could perform in a much better way being an autonomous body. इसीलिए इसको रजिस्टर किया गया। अब जब इसको रजिस्टर किया गया तो इसके पर्पस क्या है? आपको भी पता है CSIR बेसिकली वर्क्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, और जब कोई रिसर्च की फील्ड में वर्क करता है देन द अल्टीमेट पर्पस ऑफ रिसर्च इज द पब्लिक बेनिफिट। जैसे अभी आप लोगों ने कोविड के केस में देखा, भारतीय बायोटेक ने एक कोवैक्सीन बनाई। अब इसमें ये एक रिसर्च है। अब प्राइवेट प्लेयर्स आर डूइंग इक्वल काइंड ऑफ रिसर्च एज द गवर्नमेंट, लेकिन अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ रिसर्च इज द पब्लिक इंटरेस्ट, टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। तो CSIR का पर्पस क्या होता है? रिसर्च करना, उस रिसर्च को पब्लिक गुड के लिए यूज करना, रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करना। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल वर्क्स ऑफ CSIR। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि द गवर्निंग बॉडी ऑफ CSIR। तो ये जब 1942 में बनी थी तो इसमें याद रखना इसकी गवर्निंग बॉडी में कौन कौन लोग मेंबर थे। हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और मुझे समझ नहीं आता, वी आर द फर्स्ट इंडिपेंडेंट कंट्री जिसका गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट कंट्री में एक ब्रिटिशर है, एंड दैट वाज लॉर्ड माउंटबेटन। हम 1947 में आजाद हो चुके हैं, लेकिन हमारा पहला गवर्नर जनरल एक ब्रिटिशर है, और ये तब तक इस देश में रहे जब तक इन्होंने पूरी की पूरी कश्मीर समस्या क्रिएट नहीं कर ली। सो द क्रेडिट ऑफ क्रिएटिंग द कश्मीर प्रॉब्लम दैट गोज टू माउंटबेटन। जब तक इन्होंने कश्मीर में POK क्रिएट करके उसको डिस्टर्ब नहीं कर दिया, अगर आप लोग कभी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे तब तक ये श्रीनगर में रहे हैं। So this is something which is quite surprising that the first Governor General of independent India was a Britisher. Anyways, Governor General. The second is the representative of Commerce Department, Government of India. Representative of Finance Department, Government of India. 2 members of Board of Scientific and Industrial Research elected by the board. ये इसके जो है मेन इसकी गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं। उसके बाद 1999 में, ध्यान से सुनना इसको, इन 1999 रूल्स एंड रेगुलेशंस वर फ्रेम्ड व्हिच सेज दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। रिमेंबर, इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सोसाइटी, प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी the ex officio chairman of that particular, president of that particular society. अभी PM केयर फंड को लेकर के कुछ बात हुई थी कोविड के टाइम पे, इसको हम लोग आगे देखेंगे। बट रिमेंबर, इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज इन एनी प्राइवेट बॉडी द प्राइम मिनिस्टर कैन नेवर बी एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट। दूसरा इसमें क्या था, क्या है इसका रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ 1999? The minister in charge of the Ministry of Department dealing with the Council of Scientific Research, he shall be the Vice President of India. ये इसका वाइस प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद डायरेक्टर जनरल, मेंबर ऑफ फाइनेंस होंगे, डायरेक्टर ऑफ 2 नेशनल लेबोरेटरी, 2 एमिनेंट साइंटिस्ट, heads of 2 scientific department. These are the other members. So overall, basically, the members are going to be appointed by the government, and the prime minister and the ministers, they are the part of the governing body. इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि the governing body has direct and effective control over the affairs of the funds of the society. एक चीज इसमें याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था, either it is a company registered under the Companies Act or a society registered under the Societies Registration Act. Initially some corpus is required. वो पैसा कौन देता है? जैसे हम लोगों ने पिछला सोम प्रकाश रेखी का केस देखा था, then the initial corpus for the funding of BPCL was given by the government of India. Here in the case of CSIR,
ये जब शुरू में स्टैब्लिश की गई थी तो ये 10 लाख रुपए से स्टैब्लिश हुई थी, इनिशियल कैपिटल जो था, एंड दिस अमाउंट ऑफ 10 लाख वाज पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार ने इनको 10 लाख रुपए दिया था बिकॉज दे वर्क ब्रिलियंटली। धीरे धीरे फाइनेंशियली इनकी डिपेंडेंस सरकार पे कम होती गई, लेकिन याद रखना जब तक ये जजमेंट आया है टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम CSIR is still receiving 70% grant from the government of India, and 70% means still they are considerably financed by the government of India. सरकार इनको 70% ग्रांट दे रही है, बाकी 30% जो इनके एक्सपेंसेस हैं ये खुद उसको अपने एक्सपेंसेस को अपने प्रॉफिट से कवर अप करते हैं। बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रॉफिट आप बनाओगे उसको आप अपने एक्सपेंसेस को कवर अप करने में निकालोगे, लेकिन वो एक्चुअल में सिर्फ प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो ये क्या करते हैं, प्रॉफिट या तो गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं, या ये क्या करते हैं जैसे जैसे इनका प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे सरकार ग्रांट कम करके इनको सेल्फ सस्टेन बनाती जाती है। तो अभी तक 70% ग्रांट जो आ रही है इनको, वो सरकार की तरफ से आ रही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो ऑडिट होता है वो कैग करती है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। CSIR का जो ऑडिट है वो कैग करती है। तो मेन चीजें क्या हुई, CSIR इज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। और एक चीज याद रखना, कैग जो है वो मेनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और कंपनीज का ही ऑडिट करती है, जिसमें गवर्नमेंट के या तो 51% शेयर हो या हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर हो, उन्हीं चीजों को कैग ऑडिट करेगा। बिकॉज यू आर ऑल्सो अवेयर दैट कैग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो याद रखना कि कैग प्योर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट को, कंपनीज को या उन कंपनीज को का ऑडिट करती है जिसमें गवर्नमेंट का लार्जेस्ट शेयर कैपिटल हो। वो 51% हो सकता है, 100% हो सकता है, 75% हो सकता है, 43% हो सकता है, 25% हो सकता है, बट इट शुड बी लार्जेस्ट। तो इसमें याद रखना ये क्या बोलते हैं, उन कंपनीज का भी ऑडिट करती है, प्राइवेट कंपनीज का, जहां पे जो शेयर होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज से आता है। इसको भी याद रखना, शेयर कैपिटल रेवेन्यू जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से आता है। जैसे स्पेक्ट्रम्स हो गए, कोल माइनिंग हो गई, कोल ब्लॉक्स हो गए। तो यहाँ पे कोल ब्लॉक्स या स्पेक्ट्रम जो होता है ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनकी जब बिडिंग की जाती है या जब इनकी ऑक्शनिंग की जाती है तो प्राइवेट कंपनीज करती हैं, बट नेचुरल रिसोर्सेज को प्राइवेट कंपनी खरीद रही है, इसलिए इन प्राइवेट कंपनीज का ऑडिट भी कैग करता है। तो यहाँ पे याद रखना CSIR का जो ऑडिट हो रहा है वो कैग कर रहा है। तो इनकी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। गवर्निंग बॉडी में द गवर्नमेंट एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट आर डोमिनेटिंग, is still substantially financed by the state, and obviously performing public function, audit is going to be done by the CAG. So on the basis of all these parameters, I don't think that even you have any doubt that what is the judgment of the Supreme Court in the case of Pradeep Kumar Viswas. In this case, the Supreme Court has finally held that CSIR is a state. तो सभाजीत तिवारी के केस में जो जजमेंट दिया गया था वो प्रदीप कुमार विश्वास के केस में आके पलट गया है, एंड इन द केस ऑफ प्रदीप कुमार विश्वास इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट CSIR is a state. So I don't think there is a confusion. I will discuss the next case and then we will take up the question answer round. The next case, I personally feel that this is a very important judgment, though the people don't think so, but you please listen me very carefully. The next judgment, and the name of the next judgment is G. Basi Reddy versus International Crops Research Institute. G. Basi Reddy versus International Crops Research Institute 2003 का जजमेंट है, 2003 का जजमेंट है। एक चीज जैसे अब हम लोगों ने क्या देखा, जैसे मैंने तुम लोग को पहले ही बताया है कि अब क्या हो रहा है ना, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आइदर द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और द ट्रेड बैरियर्स, ये दोनों जो है ना दे आर बिकमिंग डाइल्यूट बाय द पासेस ऑफ टाइम। नाउ यू कैन इजिली गो टू सम अदर कंट्री, मूवमेंट जो लोगों का है वो बहुत फ्री हो चुका है,
टेक्नोलॉजी ने बैरियर्स तोड़े हैं एंड द एंटायर वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ ग्लोबल विलेज. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जी बासी रेड्डी वर्सेस इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट? ये जो इक्रीसैट है, इक्रीसैट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. इसका काम क्या होता है, जैसे आप लोग देख रहे हो इसमें बात, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन को हम कहीं और से लेकर के नहीं आ सकते, फर्टाइल लैंड हमारी उतनी ही रहेगी, बट द पॉपुलेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. 7 बिलियन हम हो चुके हैं, हमारी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है. नेचुरल रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग, द एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड दैट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग, वाटर इज रिड्यूसिंग. आज अगर मान लो 100 क्यूबिक मीटर में जो है 100 लोग सांस ले रहे हैं, तो कल इतनी ऑक्सीजन में 1000 लोग या फिर कल को 10,000 लोग सांस लेंगे. तो हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम नेचर को बैलेंस करके चलें. इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब मैंने शुरू के आपको लेक्चर लिए थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो नेचुरल लॉ डेवलप हुआ था वो हमने नेचर को कॉपी करके किया था. एंड व्हाट वी डिसाइडेड, वी कंसीडर्ड आवरसेल्फ एज द पार्ट ऑफ द नेचर. तो नेचर की जो जो टेंडेंसीज होती हैं उसको हमने अडॉप्ट करी थी, जिसमें एक बहुत बड़ी टेंडेंसी थी आर्ट ऑफ गिविंग या ड्यूटी जिसको बोलते हो. इसीलिए यहाँ पे आप एक चीज देखना, जो मॉडल शिफ्ट हुआ है इसके बड़े नुकसान हुए हैं और इसमें ग्लोबल लेवल पे डिस्कशन चल रहा है. हमारे यहाँ पे दान को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है. कोई भी फेस्टिवल होता है या हर किसी को कहा जाता है कि आप दान दो, और दान का मतलब बेकार चीज देना नहीं होता. दान का मतलब होता है आप अपनी बेस्ट चीज दोगे. ये चीज हमने कहाँ से सीखी है? ये हमने नेचर से सीखी है. इससे क्या होती है कि कोई ज्यादा अमीर है, कोई कम अमीर है, कोई गरीब है, तो प्रॉस्पेरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, क्योंकि हर आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से गरीब को या नीचे के व्यक्ति को दान करता है. इसीलिए चैरिटी जिसको बोलते हैं या जो दान था वो यहाँ का बहुत ही इसेंशियल पार्ट था. तो ये चलती कब है? जब हर चीज दूसरे को देगी. आप अपने लंग की कैपेसिटी से ज्यादा ऑक्सीजन भी स्टोर नहीं कर सकते. जैसे अगली ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन मतलब आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को भी स्टोर करके नहीं रख सकते. So this is the concept of the nature. But what is the problem? The problem is by the passage of the time, the productive land is reducing. Area जो productive land का है वो reduce कर रहा है क्योंकि population बढ़ रही है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि how you will fulfill the requirement of the food. लोगों की खाने की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जब इंडिया पावरफुल बनने लगता है तो यहाँ पे डिस्टरबेंस कराया जाता है. कभी उग्रवाद होता है, कभी आतंकवाद होता है, कभी सेपरेटिज्म होता है, कभी खालिस्तान होता है, कभी आपके माओइस्टों की प्रॉब्लम होती है. पर ये 100% होता है. और एक चीज याद रखना, जैसे कल आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाइडेन ने आज इंडिया को पाकिस्तान के इक्विवेलेंट लाके खड़ा कर दिया और उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी है कि अमेरिकन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान न जाए. ये इनकी सोच को बताता है कि हाउ मच नेगेटिव दे आर अबाउट अस. इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये आपको दिखाते हैं, ये आपकी ग्लोबल इमेज को खराब करने के लिए किया जाता है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज याद रखना, शायद आपको नहीं पता होगा, मैंने उस दिन आपको बताया था कि इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज 127 क्लाइमेटिक जोन्स हैं. दुनिया में कहीं नहीं है. यहाँ पे खेत कभी भी खाली नहीं रहते क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ फर्टाइल लैंड दैट इज इन इंडिया. और अभी जो एग्री रिफॉर्म की बात हो रही है, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर इंडियन लैंड इतनी फर्टाइल है कि पूरी दुनिया को अकेले खिला सकती है. इस पे स्टडीज हुई हैं. आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर अवेयर और नॉट. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो इक्रीसैट है ये डेवलपिंग कंट्रीज में रिसर्च के थ्रू एग्रो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को एनहेंस करती है. यानी आपके यहाँ पे ऐसे कैसे बीज होने चाहिए आपके क्लाइमेट के हिसाब से, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े. इन अ वे यू कैन से दैट दे आर वर्किंग ऑन द जेनेटिक इंजीनियरिंग टू एनहेंस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. उसके लिए कर रहे हैं. अब इक्रीसैट क्या है, ये इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, इसको ध्यान से सुनना, इम्यूनिटी दी गई है. कैसे इम्यूनिटी दी गई है? अंडर द यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947. इस इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इस इम्यूनिटी का मतलब है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जब आपके देश में काम करेंगी तो आप इनके ऊपर कोई लीगल
सूट फाइल नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी स्यूड, उनको आप स्यू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो दो तरीके से गवर्न होती हैं, एक तो उनको इम्यूनिटी होती है जैसे इस केस में है, और दूसरा क्या होता है कि देयर इज अ बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंसर्न कंट्री, देन बोथ विल म्यूचुअली डिसाइड दैट व्हाट वुड बी द मोड ऑफ द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कोई डिस्प्यूट अगर आएगा तो उस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करेंगे वो दोनों कंट्रीज म्यूचुअली डिसाइड करेंगी। लेकिन यहां के केस में याद रखना कि इक्रीसैट को इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी किस चीज की है, दैट एनी रिट कैन नॉट बी फाइल अगेंस्ट, रिट पिटिशन कैन नॉट बी फाइल अगेंस्ट देम, मींस दे कैन नॉट बी स्यूड। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इक्रीसैट इंडिया में आती है एंड दे हैव एंटर्ड इन इंडिया थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन इक्रीसैट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू इंडिया में आते हैं, मुझे ध्यान से सुनना क्योंकि आगे चल के मेरे हिसाब से चीजें चेंज होंगी, इसलिए मैं बता रही हूँ। फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू ये इंडिया में आते हैं, एग्रीमेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। काम क्या करने आ रहे हैं कि हम आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर पे रिसर्च करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हम, अगर शुरू में तुम लोगों ने सुना होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली ट्रेड का मॉडल क्या था, अब मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, बट एनी हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड देम, सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव ओपन देयर ऑफिस इन हैदराबाद। हैदराबाद में इन्होंने अपना ऑफिस खोला है और यहां से ये अपने रिसर्च वर्क को पुश कर रहे हैं और इंडिया में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एज पर देम दे आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Now this G. Basi Reddy, he is the employee of this ICRISAT office, which is working in Hyderabad. There is some issue regarding the performance of this person. तो इन्होंने क्या किया, ICRISAT ने, they have issued notice to G. Basi Reddy, क्योंकि आपको पता है this is the normal procedure ऑफ इंक्वायरी, कि आप ऐसे नहीं कह सकते किसी को भी कि आपको हम निकाल रहे हैं, आप उसको पहले 100% यू विल फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस एंड राइट टू बी हर्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। सो फर्स्टली यू विल इशू नोटिस एंड देन ऑन दैट नोटिस द अफेक्टेड पर्सन विल गिव द रिप्लाई। तो यहां पे इसने पहले नोटिस इशू किया, नोटिस इशू करने के बाद जब ICRISAT ने नोटिस इशू किया, जी बासी रेड्डी ने रिप्लाई फाइल किया। रिप्लाई फाइल करने के बाद अल्टीमेटली द ICRISAT आस्क्ड जी बासी रेड्डी टू टेंडर हिज रेजिग्नेशन, कि आप रिजाइन करो, अब आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन दिस केस मिस्टर जी बासी रेड्डी हैज फाइल्ड अ रिट पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट दैट माय फंडामेंटल राइट हैज बीन ब्रीच्ड। इन्होंने मनमाने तौर पे अपनी पावर का एक्सरसाइज किया है, so basically they are violating my fundamental right, so my fundamental right should be protected. But remember, as per the agreement, any writ under 226 cannot be filed against ICRISAT because International Crop Research Institute, they are claiming immunity under the United Nations Privilege and Immunities Act 1947. ये immunity claim कर रहे हैं। Then what High Court has done? High Court has dismissed the petition of G. Basi Reddy, और High Court ने बोल दिया कि भाई ये रिट पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है। Now G. Basi Reddy has approached to Supreme Court. इसको ध्यान से सुनना कि ये क्या कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके ये कहते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया कुड नॉट ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम एनी लीगल प्रोसेस टू ICRISAT, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ICRISAT के सबसर्विएंट कर रहे हो, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। सो व्हाट G. Basi Reddy is claiming, G. Basi Reddy is saying that ICRISAT cannot claim any kind of immunity and the government of India cannot give them any such privilege where they are not covered under Article 226 of the Indian Constitution. लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने तुम लोग को पहले ही बताया है कि अंडर आर्टिकल 226 if the violator is a state,
then High Court should mandatorily exercise its writ issuing power. If the violator is not a state, then this is the discretion of the High Court that whether they are going to accept your petition or not. यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाई कोर्ट ने तो एंटरटेन ही नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट में इनको क्या सवाल पूछा गया कि हाई कोर्ट की पावर से आप इसको इम्यून कैसे कर सकते हो. लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम ये डिसाइड करेंगे कि पहले ये रिट के परव्यू में आते हैं कि नहीं आते, means whether the ICRISAT is a state or not. So here in this case, what Supreme Court has said, the Supreme Court has said कि पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि ICRISAT के अगेंस्ट में कोई रिट आती है कि नहीं आती. हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इनकी इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है. इसको ध्यान से समझना. रिट परव्यू में आते हैं कि नहीं का मतलब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये स्टेट है कि नहीं है, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये इम्यून इनको करना ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है. तो यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि वेदर ICRISAT फुलफिल ऑल द क्राइटेरियाज ऑफ स्टेट, तो इन्होंने बोला कि ICRISAT हैज डेफिनेटली एंटर्ड इन इंडिया थ्रू एन एग्रीमेंट, लेकिन इसमें द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड देम एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल असिस्टेंट. सरकार इनको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है. इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्निंग या कंट्रोलिंग बॉडी है, दे हैव 15 मेंबर एंड आउट ऑफ 15 मेंबर गवर्नमेंट हैज ओनली 3 रिप्रेजेंटेटिव. सो गवर्नमेंट बेसिकली डज नॉट हैव एनी इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ICRISAT. हमारा कोई सरकार का कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है. इसका मतलब क्या है? फाइनेंस्ड बाय द सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द स्टेट नहीं है. डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर ICRISAT ये भी नहीं है. दे आर परफॉर्मिंग अ पब्लिक फंक्शन, बट द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट दिस पब्लिक फंक्शन इज सेल्फ इम्पोज्ड, नॉट स्टेट कन्फर्ड. इसको भी ध्यान से समझना. इसका मतलब ICRISAT को सरकार ने बुला करके अपनी पावर नहीं दी. वो आए और वॉलंटरली काम करने के लिए उन्होंने सरकार से परमिशन मांगी है. जबकि अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द राइट शुड बी कन्फर्ड बाय द स्टेट इन अ पर्टिकुलर बॉडी. द राइट शुड बी ट्रांसफर्ड बाय द स्टेट टू अ पर्टिकुलर बॉडी. हियर द स्टेट हैज नॉट ट्रांसफर्ड एनी राइट, बट दे हैव टेकन अ सेल्फ इम्पोज्ड ड्यूटी. जैसे मान लो मुझे सरकार ने अपॉइंट किया है, तो मेरा काम अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाना है. अब मुझे लगता है कि नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ड्यू में एडमिशन नहीं ले पाते, जो डिप्राइव्ड हैं, पर मुझे उनको पढ़ाना चाहिए. तो मैंने क्या किया, मैंने अपने घर पे या कहीं बाहर फ्री में कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. तो क्या जो मैं फैकल्टी के बाहर जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ वो क्या यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ड्यूटी मानी जाएगी कि सेल्फ इम्पोज ड्यूटी मानी जाएगी? रिमेंबर, जो मैं ऑफिशियल टाइम में पढ़ा रही हूँ वो यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ड्यूटी है, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर मैं जो अपने आप पढ़ा रही हूँ वो मेरी सेल्फ इम्पोज्ड ड्यूटी है. यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो ICRISAT कर रही है दैट इज बेसिकली अ सेल्फ इम्पोज्ड ड्यूटी. स्टेट हैज नॉट कन्फर्ड इट्स एनी अथॉरिटी और पावर टू दिस पर्टिकुलर बॉडी. तो इन्होंने बोला कि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट हैज एम्पल पावर टू इशू रिट. मैंडेटरली तब इशू होगी जब ये स्टेट होगा. तो ये स्टेट नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया कि डीप एंड परवेसिव कंट्रोल नहीं है, सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द स्टेट नहीं है. सो बेसिकली ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती है. Rest of the things depends upon the discretion of the Supreme Court. But the second important question which is very relevant कि क्या सरकारें इस तरीके की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 32 या 226 के परव्यू से इम्यून कर सकती हैं? इसमें इंपॉर्टेंट बात तुम लोग ये याद रखना कि भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस ऐसे ही हुआ था. जो न्यूक्लियर डील इंडिया और यूएस के बीच में हुई थी उसमें भी ये इशू हुआ था, जब उन कंपनीज ने, अमेरिका ने बोला कि हम न्यूक्लियर प्लांट लगाने में आपकी मदद करेंगे, बट इफ एनी डिजास्टर हैपेंस then we are not responsible for that. So how the responsibility would be shared? अभी भी आपको पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, ट्रेजेडी के जो विक्टिम्स थे उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो कि उनके लिए संतोषजनक हो. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है कि क्या जो व्हाट्सएप टाइप की जो कंपनीज हैं या जो फेसबुक हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए, या कल को जैसे फूड आइटम्स आर समथिंग विच इज अ वेरी नेसेसरी आइटम,
एक कंपनी बाहर से यहाँ पे आकर के आपके फूड में जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े पहले बहुत चलता था जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ठीक है ना। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को लेके एक इशू ये आया कि ये सिर्फ भूख मिटाने के लिए है या इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो आपने देखा अब फिर नया कॉन्सेप्ट चला है ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल खाओ, नेचुरल, इसमें कुछ भी मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको एक चीज बोली थी कि किसी भी चीज को स्टैब्लिश करने में कंसिडरेबल टाइम लगता है। इसीलिए अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने बोला था कॉपीइंग द मॉडल ऑफ दोज कंट्रीज हु आर हार्डली 300 to 70 years old is not a good idea. So we are basically going to make a blunder. Now the entire world has realized the same thing, क्योंकि अब नेचुरल से आप मॉडिफाइड पे आए, मॉडिफाइड से आप ऑर्गेनिक पे जा रहे हो। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक बाहर से इक्रिसेट जैसी जो कंपनीज होती हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये इंडिया में आकर के दे आर बेसिकली इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इनटू फूड प्रोडक्शन। आप लोगों ने बीटी कॉटन का एग्जाम्पल सुना होगा, उसने यहाँ पे अपने बीज बोए, किसानों को ये नहीं बताया था कि जब अपने बीज डिस्ट्रीब्यूट किए, किसानों को नहीं बताया कि जब इनसे एक फसल तो निकलेगी, लेकिन उसके बीज को जब बोगे तो इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। Who will fix their responsibility? So this is a very, very important and relevant question. The answer has not been given by the Supreme Court in this particular case, but in the future, definitely these issues are going to be raised. And as per my understanding, the Supreme Court will have to extend its power. इसमें एक चीज और याद रखना कि जब आपका इंटरनेशनल कन्वेंशंस में या इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में और म्युनिसिपल लॉ में कोई इनकंसिस्टेंसी होती है, देन म्युनिसिपल लॉ के ऊपर इंटरनेशनल एग्रीमेंट विल प्रिवेल। But if there is any inconsistency between the international agreement or international convention and the constitution of India, the constitution should prevail. तो म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में या इंटरनेशनल एग्रीमेंट में इंटरनेशनल एग्रीमेंट शैल प्रिवेल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल करना चाहिए। क्योंकि एक चीज याद रखना, आइदर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया or the chief justice of India, they all take oath to defend the constitution and not to the international organizations or international treaties. तो ये जो होगा, जब भी ऐसा स्थिति आएगी कि रिकंसाइल नहीं हो सकता एंड देयर इज अ क्लियर कट conflict between the international agreement and the constitution of India, then the constitution should be prevailed. तो यहाँ पे इन्होंने 226 को भले कह दिया हो, but as per my understanding, this company can never claim, these company can never claim that they don't come under the purview of Article 32. But in this case, the Supreme Court has not decided that question. लेकिन ये फ्यूचर में जरूर आएगा, 200% आएगा। और मेरा जितना मानना है कि आगे चल करके जो प्राइवेट कंपनीज उन एरियाज में काम कर रही हैं विच इज द नेसेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड प्रिवेसी, इनको आपको 226 के परव्यू में एटलीस्ट लाना पड़ेगा और लाना भी चाहिए। अदरवाइज देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी यूटिलिटी ऑफ आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और आपके ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये 100% 226 और 32 के परव्यू में आएंगे। बट स्टिल देयर इज नो क्लियर लॉ एंड दिस इज द रीजन कि यहाँ पे आपने जो हम लोगों ने देखा कि दिल्ली हाईकोर्ट पूछ रहा है कि हम क्यों 226 में आपकी पिटिशन को व्हाट्सएप के अगेंस्ट में एंटरटेन करें। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन, बट आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज गोइंग टू बी फ्यूचर एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। Rest, let's see what happens. So I think most of the things are clear to you. Now we can start the question answer round if you have any. कोई सवाल है आपका? बात समझ में आई कि नहीं आई तुम लोग को? यस मैम। आ गए?